सो हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऐसे कौन से 4 सबसे इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इन 4 इंपॉर्टेंट रूल के ऊपर बात करेंगे। तो डेफिनेटली लास्ट तक की इस वीडियो को देखना, सो दैट कि तुम इन्वेस्टमेंट करने से पहले तुम्हें बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो लास्ट तक की मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट रूल हैं जो इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। इसके बाद तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि स्टॉक मार्केट में कैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जहाँ पर हम बहुत ही अच्छी अच्छी लर्निंग की बात करेंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो 4 रूल होते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो 4 रूल्स यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट रूल हैं जो अब हमें 1 रुपये इन्वेस्ट करने से पहले भी हमें सबसे पहले ये 4 रूल के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि हमें 1 रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जब तक कि हमें ये 4 रूल के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट रूल है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना सब चाहते हैं भाई। डेफिनेटली आप वीडियो देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो? इसलिए ना कि हम स्टॉक मार्केट से या इन्वेस्टमेंट करके एक वेल्थ क्रिएट कर सकें। तो स्टॉक मार्केट से हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन बिना सही नॉलेज के नुकसान ही होता है। डेफिनेटली भाई, सेबी की भी रिपोर्ट है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लॉस करते हैं। जो आपके इन्वेस्टर भी होते हैं वो क्या करते हैं, आप 1-2 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, सही कंपनी चूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मल्टी बैगर स्टॉक नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो ऐसे ऐसे स्टॉक में फंस जाते हैं जहाँ से वो निकल नहीं पाते हैं। तो ये भी क्या बताता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडर ही लॉस करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर तब भी आपके पास अगर स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो भी आप उन कंपनीज़ को लेके बैठ जाओगे जिनका कोई ग्रोथ पोटेंशियल ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग आज ऐसे 4 रूल के बारे में डेफिनेटली समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज हम इन्हीं 4 गोल्डन रूल्स के बारे में फॉलो करेंगे जो हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट की जर्नी में। तो डेफिनेटली फॉलो कर लेना। तो फर्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि हमें, अगर हम एक ट्रेडिंग भी हैं या हम एक ट्रेडर भी हैं या हम एक स्विंग ट्रेडर भी हैं, ठीक है, या हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी करते हैं, तो हमें एक रिस्क मैनेजमेंट पता होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेडर की तो चलो हम बात ही नहीं करते। ट्रेडर लोग तो रिस्क बहुत ही अच्छे से सीखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड सीखते हैं कि अगर हम 1 रुपये दे रहे हैं तो हम 3 रुपये कोशिश करें कि हमें मिले। तो ये तो ट्रेडर की बात हो गई। स्विंग ट्रेडर भी क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडर भी जो 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए जो, या 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो भी बेसिकली एक टेक्निकल फॉलो करते हैं। टेक्निकल फॉलो करके ये एक रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस करते हैं। यानी कि अगर ये 1 रुपये दे रहे हैं तो ये भी 4-5 रुपये कोशिश करते हैं। तो इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये ट्रेडर जो 1 ही दिन में काम करते हैं, स्विंग ट्रेडर जो, ये भी हम उनकी बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि इन्वेस्टर के लिए अब समझ में नहीं आता है कि इन्वेस्टर के लिए कौन सा रिस्क मैनेजमेंट। वो तो भाई कंपनी में इन्वेस्ट करके भूल जाता है 3-4 साल, 5-10 साल के लिए। तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट का क्या लॉजिक है? तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट देखना चाहिए। कैसे? पहली चीज़ तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा पैसा वही होना चाहिए जो तुम्हारे अभी 10 साल तक की उसकी ज़रूरत ना हो। यानी कि अगर तुम 10 रुपये कमाते हो तो ऐसा नहीं कि तुम 10 के 10 रुपये पूरे इन्वेस्ट कर दो। नहीं, 10 रुपये में कम से कम आप 3 रुपये, 2 रुपये, अब 10 रुपये का इन द सेंस या 1 लाख है तो 15,000, 20,000, इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करो। यानी कि एक रिस्क मैनेज करते हुए चलो। ये नहीं कि आप कंप्लीटली 1 मंथ में 1 लाख रुपये कमा रहे हो और पूरा का पूरा 1 लाख रुपये आप इन्वेस्टमेंट में डाल दे रहे हो, ये कह के कि कोई, हमने सुना था कि इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा है या स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ता है कि आप कितना कमा रहे हो, कितना आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल होता है। तो ये हो गया पहली बात इन्वेस्टमेंट की बात। अब दूसरा रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या आता है कि कभी भी सारा पैसा एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते। ये तो अब इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप मल्टीपल बकेट में पैसा डालोगे तो अगर एक बकेट ना भी चला तो 3 बकेट चल गए, तब भी आपको इस बकेट के ओवर बकेट आपको प्रॉफिट ही देगा। तो इस तरीके से पैसा भी होता है कि अगर आप मल्टीपल पैसा ना इन्वेस्ट करके, एक शेयर में ना इन्वेस्ट करके मल्टीपल अगर शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, मल्टीपल सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाते हैं अलग अलग सेक्टर में। इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर एक सेक्टर नहीं भी चल रहा है या एक शेयर नहीं भी चल रहा है तो आपके पास अपने पोर्टफोलियो में इतने ज़्यादा शेयर हैं कि अगर कोई एक शेयर भी चल गया तो वो सारे शेयर को कवर कर देगा। एग्जाम्पल राकेश झुनझुनवाला सर, इनको देख लेते हैं।
तो इनके पास भी कुछ 30, 32, 35 स्टॉक्स थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका कौन सी शेयर में वेल्थ बढ़ा है? टाइटन का। ठीक है, अब ऐसे थोड़ी इनके सारे शेयर्स बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए होंगे, नहीं, कुछ शेयर होंगे जो अच्छे, मतलब है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही रिटर्न नहीं दिए होंगे। बट अगर पोर्टफोलियो को देखा जाए तो इनकी जो वेल्थ बनी सबसे ज़्यादा किसमें? एक शेयर टाइटन के थ्रू बनी। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने मल्टीपल सेक्टर में, मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, और एक शेयर भी चल गया, इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा हो गया, प्रॉफिटेबल। तो यही रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है। कभी भी पूरा पैसा एक स्टॉक में हम लोग नहीं लगाते हैं, मल्टीपल स्टॉक में, मल्टीपल सेक्टर में हम पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट है। तो ट्रेडर के लिए तो भाई यही होता है कि स्टॉप लॉस का हमेशा यूज़ करते हैं ट्रेडर। भाई इन्वेस्टर तो कभी स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते ना, इन्वेस्टमेंट तो आपकी 10 ईयर, 12 ईयर, 20 साल, 15 साल के लिए होती है, तो वो स्टॉप लॉस का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ट्रेडर जो होते हैं या स्विंग ट्रेडर होते हैं, स्टॉप लॉस इनका होता है। ठीक है, ट्रेडर का स्टॉप लॉस होता है, स्विंग ट्रेडर का स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि ये टेक्निकल बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। हैवी क्वांटिटी में छोटे स्टॉप लॉस टारगेट लेते हैं 1:3, 1:4 में। बट ऑन द अदर हैंड एक इन्वेस्टमेंट होता है, उसका कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो दो लास्ट लाइन है, ये ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर के लिए बात हो रही है कि इनको स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखना चाहिए, अपना रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए, कितना रिस्क लेंगे, कितना रिवॉर्ड मिलेंगे, या कैपिटल का पूरा 2 से 5% ही रिस्क लेते हैं। जैसे मान लो 1 लाख रुपए है तो इनको 2 या 3 हज़ार का ही रिस्क लेना चाहिए, नहीं कि पूरा का पूरा 1 लाख ही हमने गंवा दिया, या 1 ही लाख का पूरा ट्रेड ले लिया, 1 ही लाख का पूरा रिस्क लगा दिया, या तो 1 लाख आएंगे या 3 लाख आएंगे या 1 लाख पूरा जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको उसको 2-3% ही उसका रिस्क लेना पड़ता है। तो देखो रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट रूल होता है। अब जिनको ये मैनेजमेंट नहीं पता है तो वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? भाई चाहे ट्रेडर हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इनका स्टॉप लॉस। इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि इनके कैपिटल में ये कितना रिस्क ले रहे हैं। वही ऑन द अदर हैंड एक इन्वेस्टर है, उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से काम होता है? उसके रिस्क मैनेजमेंट कि वो अपनी जो भी कमा रहा है, अर्निंग कर रहा है, अर्निंग का कितना हिस्सा वो इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा तो नहीं पूरा इन्वेस्टमेंट कर दे रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कोई 1-2 साल का रिटर्न ऑफ गेम नहीं होता है, ये 10 ईयर 12 ईयर का रिटर्न गेम होता है। तो वो जितना कमा रहा है उसका वो हिस्सा इन्वेस्ट करता है जो उसको पता होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं होगी। लाइक 1 लाख में आपने 15-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा, इन्वेस्टर के लिए क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है कि वो हमेशा सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं डालेगा, मल्टीपल स्टॉक, मल्टीपल सेक्टर, मतलब डाइवर्सिफाई करेगा पोर्टफोलियो को। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर उसका एक शेयर चला भी नहीं तो उसके पोर्टफोलियो में इतने मल्टीपल शेयर्स हैं कि कहीं से ना किसी कोई भी एक स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, जो ओवरऑल पोर्टफोलियो को बहुत ही गेन प्रोवाइड कर सकता है। तो दैट इज़ फर्स्ट रूल जो कि रिस्क मैनेजमेंट था। आई थिंक समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। सेकेंड रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजी इज़ ग्रेटर देन द टाइमिंग। ठीक है, कभी भी टाइम करना मुश्किल है, नहीं इम्पॉसिबल है। रीज़न, कभी भी आप किसी भी शेयर्स को ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। 100% श्योरिटी नहीं होती शेयर्स मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ की 100% श्योरिटी नहीं होती है कि अगर आपने ये शेयर पता है यहाँ से जाएगा तो कोई भी चांस नहीं कि ये 100% ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। ऐसा होता है कि कोई शेयर है उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, उसके बावजूद वो नीचे चला गया, या कोई शेयर है जिसका रिज़ल्ट भी ख़राब आया उसके बाद भी वो ऊपर चला गया। तो यहाँ स्टॉक मार्केट को आप टाइमिंग नहीं कर सकते, यानी कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म का लॉस ले लेते हैं। क्या मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो कि अरे रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट ख़राब आया, बेच देते हैं। भाई आपने एक शेयर में ख़रीदा, उसको सोचा कि हम 10-15 साल के लिए रखेंगे, अपने रिसर्च करी, उस स्टॉक के बारे में स्टडी करी, बट रिज़ल्ट ख़राब आया, वो पैनिक, थोड़ा सेलिंग हुई उसमें आई, तुमने क्या करा, उस शॉर्ट टर्म के चक्कर में उस शेयर्स को बेच दिया, ये सोचते हुए कि इसको मैंने 10-15 साल के लिए रखा था। बट पता चला कि ये रिज़ल्ट थोड़ा सा ख़राब आ गया, या कोई कमेंट्री ख़राब हो गई इस पर, तो वो थोड़ा गिरा, उसके बाद आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट हटाना पड़ेगा। जब भी आपको शेयर्स ले रहे हो तो रिसर्च बेस्ड शेयर होना चाहिए, और जब ले रहे हो तो तुम पूरा कॉन्फिडेंट के साथ होना चाहिए कि ये शेयर्स हमने बहुत ही रिसर्च से लिए, तो ये कभी भी हमें बेचना नहीं है 10-15 साल से। ठीक है, अब
ऐसा नहीं, आप रिसर्च कर रहे हो तो भाई ऐसा थोड़ी कि तुम पैनी पैनी पिद्दी पिद्दी के स्टॉक में डाल दोगे जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जिनका कोई ग्रोथ नहीं है, जिनकी कोई बिजनेस प्लानिंग नहीं है, उन शेयर्स में डाल दो। ये कहो कि मैं 10-15 साल तक वेट करूँगा इन शेयर। अरे जब उसकी ग्रोथ ही नहीं है, उसका बिजनेस मॉडल ही सही नहीं है, तो बस उसने इन्वेस्ट कर दिया लेके बैठो, नहीं भाई। आप रिसर्च करोगे, अच्छी स्टडी करोगे, उसके फंडामेंटल्स देखोगे, उसकी बिजनेस मॉडलिंग देखोगे, उसका ग्रोथ देखोगे, वो उसका कैसे वो कैसे कैसे अपने आप को ग्रो कर रहा है, वो कैसे कैसे डाइवर्सिफाई कर रहा है अपने बिजनेस को। जब इसे पूरा रिसर्च करोगे, फाइनेंशियल पढ़ोगे, तब समझ में आएगा ना कि ये शेयर अच्छा है या ख़राब है। ना कि तुम बस 1 दिन 2 दिन के चक्कर में उस शेयर्स को, रिज़ल्ट ख़राब आया या कोई कमेंट्री हुई, भले ही वो अच्छा शेयर था, भाई कोई भी अच्छा शेयर हो वो ऐसा थोड़ी ऊपर ही जाता जाएगा, वो नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, बट अल्टीमेटली वो अच्छा शेयर होगा तो वो उसका लॉन्ग टर्म में एक अपसाइड ही मूवमेंट रहेगा, ठीक है। बट ख़राब शेयर होगा, ये जाएगा ऊपर, ये नीचे आएगा, फिर जाएगा ऊपर, फिर नीचे आएगा, तो इनका कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए, यानी कि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, ठीक है। आपने कोई भी शेयर उठाया है, कोई भी समझ के उठाया है, उसके सब देख लिया है, तो आपका लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज उठाया, रिजल्ट ख़राब है, वही बात है कि ख़राब है, थोड़ा पैनिक सेलिंग हुई, आपने भी शेयर से निकल गए, ये सब नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म आपका व्यू होना चाहिए। अगर अच्छा शेयर है तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देगा। इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाई मैं बता रहा हूँ ना कि अगर ख़तरनाक बिल्कुल एक शेयर था, अब अचानक से वो 20% का रिटर्न दे दिया, तो क्या कर दिया आपने, बेच दिया उसको। कहा 20% का रिटर्न है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जब नीचे आएगा अभी बेच के फिर नीचे आता फिर ले लूँगा। बट अगर एक बार आप शेयर से निकल जाते हो, फिर दोबारा वो कभी ले नहीं पाते हो तुम शेयर, ये फैक्ट है, ये समझो। या कोई एक शेयर ऊपर था, अचानक से वो 15% या 20% नीचे आ गया, आपने बेच दिया, आप सोचा अभी और ये गिरेगा, तो इस शेयर को भी तुम कभी ले नहीं पाओगे। तो एक बार पोर्टफोलियो में जो शेयर आ जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म ही है। अगर तुम शॉर्ट टर्म में सोचोगे मैं इम्पल्सिव डिसीजन ले लूँ, ये 20% रिटर्न दे फटाक से लेके अगली बार नीचे गिरेगा फिर ले लूँगा, वो कभी नहीं होगा। यहाँ से ऊपर निकल जाएगा तो तुम कभी ले ही नहीं पाओगे, यहाँ से अगर ये ऊपर रिवर्स हो गया तो तुम ले ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो। तो इम्पल्सिव डिसीजन से आपको बचना है। तो सेकंड रूल समझ में आ गया, दैट इज़ कॉल कि हमेशा एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तुम कौन सा शेयर ले रहे हो, उसका व्यू क्या है तुम्हारा, वो लॉन्ग टर्म में है कि नहीं, इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, या तुमने रिसर्च करके शेयर लिया है तो कोई एक पैनिक में बेचना या ख़रीदना नहीं है। तो ये सबको भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है। हमेशा टाइमिंग इज़ गुड फॉर एवरीथिंग, बट स्ट्रेटजी इज़ ऑल्सो कि तुम्हारे कुछ रूल्स हैं कि मैं शेयर नहीं बेचूंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड योर सेकेंड रूल। नाउ गोइंग टू बी द थर्ड रूल विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डू योर रिसर्च। कभी भी आप किसी भी शेयर्स को ये सोच के ना कि फ़लाने ने रिकमेंड किया ये शेयर अच्छा जाएगा, या ये रूमर आई है ये शेयर में अच्छा ग्रोथ होने वाला है, ये सब के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। हमेशा अपनी ही रिसर्च करनी है। अपनी रिसर्च करोगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा, उसका फाइनेंशियल समझने की, धीरे धीरे तुम फाइनेंशियल भी समझने लगो। भाई एक शेयर में समझोगे, 2 शेयर में, ऐसे जब फाइनेंशियल समझोगे तो तुम क्या हो जाओगे भाई, डेटा एनालिस्ट अच्छे हो जाओगे। तुम समझ सकते हो कोई भी शेयर है वो, उसमें उसका ईजिली तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाएगी। कोई भी शेयर तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ईजिली फाइंड आउट कर लोगे कि ये अच्छा शेयर है या ख़राब, क्योंकि आपने जब मल्टीपल शेयर्स की स्टडी करी होगी, उनके फाइनेंशियल को समझा होगा, तो डेफिनेटली तुम अब 10, 15, 20, 100, 200 शेयर्स अगर तुमने फाइनेंशियली उनके पढ़े हैं, उनको समझा है, तो तुम्हें उनके आगे शेयर्स लेने में अब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कोई नया शेयर्स आएगा, कोई नया आईपीओ आएगा, तो भी तुम आसानी से उसके फाइनेंशियल देख के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फाइनेंशियल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसका पी रेशियो क्या है, उसका डेप्ट कितनी है कंपनी पे, इक्विटी में रिटर्न कितना है, उसकी ग्रोथ कितनी है, ये सब तुम्हें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। किसी के टिप्स या रूमर्स पे इन्वेस्ट नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, वो सब लॉस करते हैं जो रूमर्स या टिप पे जाते हैं। बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, डिमांड कैसी है, उसका फ्यूचर क्या है, ये सब समझना पड़ेगा, ठीक है। उसका फाइनेंशियल, उसका डेप्ट, उसकी रिटर्न ऑफ इक्विटी, उसके ग्रोथ, ठीक है, कंपनी क्या बनाती है, उसका कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसके डिमांड कैसा है, क्या वो फ्यूचर उसका कैसा है, वो क्या मल्टीपल सेक्टर में जा रहा है, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है। तो ये जब सारे रिसर्च करोगे, फंडामेंटल, फाइनेंशियल रिसर्च, बिजनेस की स्टडी, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ गोइंग टू बी द फोर्थ विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इमोशन। in the stock market, this is one of the biggest enemy of every trader, investor, that is called emotion in the sense FOMO, पैनिक सबसे बड़ा दुश्मन होता है। FOMO मतलब क्या है कि
फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कोई शेयर ऊपर जा रहा है, अब यहाँ चला गया है, अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं अगर यहाँ पे नहीं लेंगे तो ये और ऊपर निकल जाएगा, या यहाँ पे नहीं लेंगे तो ये और ऊपर निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है। अब यहाँ पे कूदोगे, कूदने के बाद वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि कोई भी शेयर ऐसा थोड़ी कि ऊपर ही जाएगा, अगर उतना ऊपर गया तो वो थोड़ा तो आएगा नीचे। तो तुम यहाँ पे एंट्री बना लोगे, यहाँ पे शेयर्स ले लोगे, ठीक है। कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, 10-15 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कहाँ है भाई, कोई मैंने शेयर उठाया, मानो मेरे को एक शेयर अच्छा लगा, ये आईपीओ लॉन्ग हुआ, आईपीओ लिस्ट हुआ, उसका फाइनेंशियल मैंने पढ़ा, उसको सब समझा, अब वो लिस्ट हुआ, अब लिस्ट इतना ऊपर हो गया, प्रीमियम गेन मिल गया, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे अब डायरेक्टली कूदने की कोशिश करोगे, तो इसको क्या बोलेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मान लो आईपीओ आया, उसने 40% के साथ अप साइड वहाँ पे लिस्ट हुआ, तो जो नए नए इन्वेस्टर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे फटाक से कूद पड़ेंगे कि मिसिंग ना हो जाए, 40% आया, क्या पता ये और ऊपर निकल जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, क्या पता वो अभी नीचे और आए फिर जाए, अगर ऊपर गया भी तो नहीं, तो हम देखेंगे, थोड़ा टेक्निकल लगाएंगे, फंडामेंटल तो मुझे पता ही कि अगर ये अच्छा फंडामेंटल है, फाइनेंशियल अच्छा है, तो डेफिनेटली ये शेयर अच्छा ही परफॉर्म करेगा। बट हमारे एंट्री प्राइस को फोमो हटाना है, यानी कि यहाँ से ऐसा नहीं है, तुम्हें टेक्निकल देखने के बाद ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ताकि तुम जब इन्वेस्ट करो, हालांकि तुम्हारा लॉन्ग टर्म व्यू है, बट यहाँ पे नहीं कर सके। मान लो यहाँ के बाद आया और यहाँ पे 20-25 दिन 30 दिन यहीं पे रहा, तो क्या होगा, तुम बोर होके निकाल दोगे कि अच्छा शेयर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने क्या देखा था, कंपनी में देखा था 10-15 साल के लिए ना, बट तुम यहाँ पे क्या है, निकल गए 10-15-25-30 दिन में। तो ये दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि फोमो से बचना है, यानी कि तुम्हें ये नहीं होना है कि कोई शेयर ऊपर जा रहा है फटाक से ले लेते हैं, या पैनिक नहीं करना है भाई कोई शेयर नीचे जा रहा है तो हम भी बेच देते हैं, ऐसा नहीं होता। जोमेटो को देखो, जोमेटो कहाँ पे 200 पे था, 45 पे आया, 45 से आज देखो 400 है। अब जिसने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, जिसने इन्वेस्ट किया था उसको अगर बिजनेस पता था, फाइनेंशियल पता था, तो वो यहाँ 45 पे भी उसने बेचा नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे भी उसने क्या किया होगा, उसको जब पता था कि इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल, इसका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, तो वो यहाँ पे भी लेके बैठा था। अल्टीमेटली वो क्या हो गया, पुराने हाई को तोड़ दिया। तो ये क्या है, ये सब दैट इज़ कॉल्ड योर कि तुम्हें इमोशंस अपने बचाने का, तुमने कोई शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, उसका फाइनेंशियल तुमने अच्छा रिसर्च करा है, ग्रोथ बिजनेस सब देखा है, तो डेफिनेटली ट्राई करो कि हम उसमें बने रहें, ना हमें फोमो आना चाहिए, ना हमें पैनिक आना चाहिए। ग्रीड में कभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है भाई, कोई शेयर था 10 शेयर उठाया, उसने 10% रिटर्न दे दिया, अब लालचारी की अरे 10 ही शेयर उठाया, अच्छा खासा, यहाँ पे 100 शेयर उठाते तो 10% बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता, ये ग्रीड मार डालेगा तुम्हें, ठीक है। कभी भी ग्रीड के पीछे नहीं भागना है। मैंने बोला है कि मल्टीपल डाइवर्सिफाई रखो और अपने उसी अमाउंट को इन्वेस्ट करो जो तुम सोच सकते हो कि हमें भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ग्रीड से हमेशा बचना है। डीप में पैनिक सेलिंग नहीं करनी। कभी भी मार्केट होता है कि कभी कोई क्रैश करता है, तो क्रैश करने में क्या होता है, तुम्हारे शेयर्स पड़े होते हैं वो भी गिरेंगे। अब भाई पैनिक से इंडेक्स गिरेगा, मार्केट गिरेगी, तो तुम्हारे शेयर्स भी गिरेगा, कोई वो अनोखा तो होगा नहीं, बट डेफिनेटली वो शेयर गिरेगा तो उठेगा भी, ठीक है। तो डिप में कभी भी गिरावट में अपने सेल्स को बेचने की कोशिश मत करो। पेशेंस और डिसिप्लिन रखोगे तभी ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। चाहे तुम्हारा 1 बाय 1 बात करते हैं तो चाहे तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चाहे तुम्हारा टाइमिंग देने की बात हो, किस तरीके से हमें इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, या हमें रिसर्च की बात करना हो कि कभी भी हमें टिप्स टॉप पानी सब में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और चौथा, अपने इमोशंस को बचा के रखना है। तो यहाँ तक कि अगर वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली तुम्हें समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम किया जाता है, किन 4 रूल, गोल्डन रूल को फॉलो किया जाता है। तो फॉलो, सब्सक्राइब भी कर लेना, शेयर और लाइक भी कर देना, ठीक है। तो रूल ऑफ समरी की बात कर लेते हैं। तो वही बात आती है कि हमें रिस्क मैनेज करना होगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को, और ट्रेडर स्विंग होगा तो अपने स्टॉप लॉस को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। मार्केट को टाइम मत करो, स्ट्रैटेजी रखो, यानी मार्केट को टाइम मत करो कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, इन सब के चक्कर में मत पड़ो। अपनी रिसर्च करो, ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, और इमोशन को कंट्रोल रखो। फोमो से दूर, ग्रीड से दूर, फियर से दूर, इन सब से दूर रहना होगा। तो यही ऐसे 4 रूल हैं, अगर तुमने इनको फॉलो किया तो डेफिनेटली तुम्हारी एक अच्छी स्टॉक मार्केट की जर्नी होगी और तुम लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बोनस टिप की याद बात कर लेते हैं जो हम देते हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने की आदत डालो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट इन द सेंस तुम समझ रहे हो, ये प्रेजेंट प्लस फ्यूचर का होता है, ठीक है। पास्ट का इसका कोई रोल नहीं होता है। प्रेजेंट में इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर को देखकर, ठीक है। तो हमेशा सीखने की आदत, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट बिज़नेस है, स्टॉक मार्केट बहुत ही वास्ट बिज़नेस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ता है।
ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीखो, बहुत सीखने को मिलता है इसमें कोई कंसाइज सिलेबस नहीं होता, ये बहुत बड़ा सिलेबस है इसका स्टॉक मार्केट। तो डेफिनेटली तुम थोड़ा सीखने की कोशिश करो, इन्वेस्ट करने से पहले ही सीखने की कोशिश करो। ये नहीं ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते रहो, तुम्हें कुछ आता ना जाता, तुम्हें कुछ नहीं पता, फाइनेंशियल ना फंडा ना टेक्निकल कुछ नहीं देखना आता, और तुमने ब्लाइंडली किसी ने बोला इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। सीखने आदत डालो, न्यूज़ पढ़ो, बुक्स पढ़ो, यूट्यूब से समझो मार्केट को, तो लर्निंग से ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनेगी। भाई कोई जितने भी बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने वेल्थ बनाया है तो वो रैंडम नहीं कूदे हैं, वो शेयर्स में कोई ख़रीदा है तो वो रैंडम ही नहीं ख़रीदा है, उन्होंने रिसर्च करी, उनको सब सीखा है, लर्निंग करी है, तब जाके उन्हें वो चीज़ आई है। तो किताब से सीखो, यूट्यूब से सीखो, मैं देखो सिखा रहा हूँ, तो ये क्या अल्टीमेटली ये तरीका ही तो। अगली बार जब तुम इन्वेस्ट करने जाओगे किसी भी शेयर में तो तुम ये 4 रूल को फॉलो करोगे, ये 4 रूल को समझोगे, देन तुम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये 4 रूल ऑलरेडी अगर फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो करते हो तो आज से फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बता देना ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, ख़राब लगी, जो भी लगी अपना सजेशन ज़रूर रिकमेंड करना। और यहाँ तक कि आए हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, स्टॉक मार्केट को कवर करेंगे, और मैं एक फाइनेंशियल जर्नी जो शुरू करी है इसको मैं सारे लोगों तक पहुँचाऊँगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तुम्हें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक स्टॉक मार्केट सिखा दूँगा, ठीक है। बट आप सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं एक से एक खतरनाक चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जहां हम लोग थोड़ा और इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।